YouTube चैनल संजय आर्य पर आपका स्वागत है। उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति जोधपुर के द्वारा विद्युत उपभोक्ता अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर जोधपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ता समस्या निवारण प्रक्रिया के विषय पर उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के अध्यक्ष संजय आर्य ने अपना उद्बोधन दिया। आइए सुनते हैं इस उद्बोधन के अंश। सबसे पहले तो मैं अपनी बात को रखने से पहले एक उपभोक्ता कार्यकर्ता के रूप में अपने अनुभव के आधार पर उन बातों को रखूंगा जो एक उपभोक्ता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक विद्युत उपभोक्ता को, जिसमें सबसे अधिक समस्या मीटर खराब होने के कारण त्रुटिपूर्ण बिल की रहती है। दूसरी गंभीर समस्या जिससे हम सभी लोग त्रस्त रहते हैं वो अंकेक्षण प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट्स के आधार पर जो बिल में अतिरिक्त राशि की मांग जोड़ दी जाती है, वह दूसरा गंभीर विषय उपभोक्ताओं के सामने उनके शोषण का रहता है। तीसरा विषय विद्युत की गुणवत्ता से संबंधित उत्पन्न समस्याएं हैं। जैसा मेरे से पूर्व वक्ता चर्चा कर रहे थे, कोई आपका फ्रिज जल गया या दूसरी मशीनरी जल गई या आपके इस तरह की अव्यवस्थाएं हो गई। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आज की सारी कार्यशाला में कहीं न कहीं छूट रही है, मैं उस समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वह समस्या यह है कि विद्युत लाइनों के रखरखाव में अभाव या उसके रखरखाव के दौरान हुई दुर्घटनाएं जिसमें मानवीय क्षति भी कारित होती है और आपके संसाधनों की भी हानि होती है। एक अन्य समस्या जो उपभोक्ता को सामना करनी पड़ती है वह विशेष तौर से किसान और किसानी से जुड़ी हुई है। कृषि जो विद्युत संबंध होते हैं उनके या विशेष योजनाओं के अंतर्गत होने वाले जो विद्युत संबंध हैं उसमें वरीयता सूची के उल्लंघन की समस्याएं भी उपभोक्ताओं को सामना करनी पड़ती हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बात को रखते हुए बताया कि अन्य ढांचों की भांति विद्युत क्षेत्र में भी आंतरिक जो समस्या निवारण प्रणाली है उसको मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसमें आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, यह 3 स्तरीय है, जिसमें गैर मैट्रिक सामान्य प्रकृति की शिकायतों जैसे कि आपूर्ति की गुणवत्ता सेवा में दोष और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य संपादन के मानकों से संबंधित यदि कोई प्रकरण है तो वो उपखंड स्तर पर और व्रत स्तर पर, जिसमें व्रत में HT और EHT आपूर्ति उपभोक्ताओं की शिकायत के संबंध में गठन किया गया है। जहां आपके विद्युत बिलों में बकाया वसूली इत्यादि के मामले हैं उसमें उपखंड स्तर पर 20,000 रुपए तक के प्रकरण, उपखंड स्तर पर और उपखंड स्तर पर 50,000 रुपए के और व्रत स्तर पर 5 लाख रुपए तक के प्रकरणों के निस्तारण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। और इन्हीं स्तरों के आधार पर अपील की व्यवस्था भी की गई है कि यदि आप उपखंड के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जिला व्रत के अंदर उसकी अपील दायर कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरी व्यवस्था जो इस में की गई है जिसका हम बार बार यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो जोनल स्तर पर कुछ फोरम का गठन किया गया है। और जोनल फोरम पर जो उपभोक्ता निवारण फोरम है, जैसे उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की संज्ञा दी गई है, उसमें भी उपभोक्ता यदि उसकी आंतरिक प्रणाली से उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता तो बतौर अपील और सीधे भी अपने प्रकरण को संस्थित कर सकता है। और इसमें भी इसी तरह से दूसरी जो व्यवस्था है वह निगम स्तरीय फोरम की है। इनके भी कार्य विभाजन को अपीलीय क्षेत्राधिकार के अलावा आर्थिक क्षेत्राधिकार पर विभक्त किया गया है। इन्हीं सभी प्रावधानों के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार पूर्वक बताया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली जिसके अंतर्गत लोकपाल की चर्चा हुई, चूंकि स्वयं लोकपाल हमारे इस कार्यक्रम में उपलब्ध थे,
उन्होंने उस लोकपाल शिकायत प्रणाली के बारे में आपको बताया। कोई भी उपभोक्ता जो इनसे पीड़ित है वो सीधा लोकपाल में, या इनसे किसी शिकायत से कोई निवारण नहीं होता है तो लोकपाल में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इन सब में एक महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो यह है कि यदि आपके अधिक बाहर इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए निरीक्षण की जो पावर्स, शक्तियां विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी गई हैं, जिसके अंतर्गत वो आपके परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं और उसमें यदि आपके स्वीकृत लोड से अधिक लोड पाया जाता है, ऐसे प्रकरण होते हैं या विद्युत चोरी के प्रकरण होते हैं, उन शिकायतों को संधारित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जो जोनल और निगम स्तर में जो प्रणाली है उसमें अधिक भार की शिकायतों को संधारित किया जा सकता है, लेकिन जो चोरी से संबंधित शिकायतें हैं उन्हें वहां संधारित नहीं किया जा सकता। लोकपाल में भी आप इसी तर्ज के ऊपर इन शिकायतों को दर्ज करवा सकते हो। और लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण बाध्यता यह है कि यदि आप लोकपाल में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं तो वो या तो किसी नीचे की प्रक्रिया में लंबित नहीं होनी चाहिए उस अवधि तक जब तक कि उसकी अवधि जो है वो पूर्ण न हो गई हो। यदि अवधि पूर्ण हो गई है, जैसे 30 दिवस की अवधि है, तो आप लोकपाल में अप्रोच कर सकते हो, उस अवधि के बीच में नहीं कर सकते। अन्य किसी न्यायाधिकरण या न्यायिक प्रक्रिया में कोई मामला लंबित है तो भी आप लोकपाल को अप्रोच नहीं कर सकते हो। आप लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत को नहीं ले जा सकते हो। मूल से मेरा मुख्य विषय यही था। मैंने इन बातों को आपके समक्ष सारांश रूप से इसलिए रखा है क्योंकि मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करना चाहता हूं जो इस निवारण प्रक्रिया के अंदर हमारे यहाँ जिनकी चर्चा नहीं हो पाई। इन विकल्पों के अलावा भी हमारे पास में कुछ सक्षम विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें मैं सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करूंगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी यदि इस आंतरिक निवारण प्रणाली के अंतर्गत यदि आपको राहत प्राप्त नहीं होती है तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी सेवा अदाकर्ता के विरुद्ध अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि लोकपाल का यदि निर्णय हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो भी संबंधित उच्च न्यायालय है उसमें उसको याचिका के माध्यम से चुनौती देने का विकल्प जो है वो शेष बचता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण आजकल विकल्प आपके पास में और है, और वह है विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंदर स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है और उसके क्षेत्राधिकार में भी विद्युत सेवा को सम्मिलित किया गया है। और वह भी एक अच्छा विकल्प है जिसमें उपभोक्ता अपने न्याय के लिए उस स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यहाँ यदि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपनी परिवेदना को दायर करते हैं और स्थायी लोक अदालत में का विकल्प चुनते हैं तो दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि आपकी यदि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में और राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील का विकल्प खुला रहता है, लेकिन स्थायी लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती। उसे भी केवल आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के अंतर्गत ही चुनौती दी जा सकती है। यह महत्वपूर्ण अंतर जो मैंने आपको इस प्रणाली के अलावा बताए। अब कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मैं अपनी बात को आपके समय की अवधि परिसीमा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सार पूर्वक रखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उन सभी विषयों को छूना चाहूंगा जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। यह तो सीधे रास्ते थे जो हम लोगों ने चर्चा की, जिनमें हमने चर्चा की सीधे रास्तों में, चाहे वो आंतरिक प्रणाली का प्रश्न हो, चाहे उपभोक्ता फोरम की बात हो जिसमें निगम या जोनल स्तर की बात हो, चाहे वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात हो और चाहे वह विधिक सेवा प्राधिकरण की बात हो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उदाहरण सहित मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। विद्युत लाइनों की अक्सर आपने तो सिर्फ इतना ही देखा कि आपका मीटर खराब हो गया या आपका बिल ज्यादा आ गया, ठीक है, हो गया। साहब ने बताया एक लंबी सूची पढ़ दी जिसमें कहा कि ये प्रतिकर की व्यवस्था है, मुझे नहीं ध्यान कि वो पता नहीं कब संशोधित की गई है,
अंतिम संशोधन कब हुआ होगा, उसके बाद में उन चीजों का बाजार मूल्य कितना बढ़ गया। तो मैं समझता हूं कि यदि अभी भी हुई है तो वो बहुत कम है। अगर एक एलईडी खराब होती है 1 लाख रुपए की और उसमें एक छोटा सा मुआवजा मिलता है तो कोई उसका अर्थ नहीं है। आप जानते हैं कि ये विद्युत लाइनों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसका है? तार ढीली पड़ी है और तार किसी वाहन से छू जाती है या हल्के से हवा के झटके से टूट जाती है और किसी व्यक्ति पर गिर जाती है, आप जानते हो कितना मुआवजा ये देते हैं? 5,000 रुपया। 5 लाख तक है, मृत्यु पर 5 लाख है। हाथ जल गया, इलाज में लाख रुपया खर्च हो गया, उसका मुआवजा कौन देगा? वो जो टेढ़े रास्तों की बात कर रहा हूं, कुछ हमारे वकील साथी निकालते हैं और मैंने एक उपभोक्ता कार्यकर्ता के रूप में ऐसे टेढ़े रास्तों को निकाला है। जब जब मेरे पास में भी 3 मामले लंबित हैं जिसमें ऐसी दुर्घटनाएं घटी। एक में तो मुझे पुलिस से संघर्ष करके प्रथम सूचना रिपोर्ट बिजली विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज करवाने की में सफलता मिल गई। पुलिस ने नकारात्मक अंतिम परिणाम निकाल लिया, लेकिन न्यायपालिका में जब आया कि इन लोगों का दायित्व था, इन्होंने निर्णय नहीं किया, तो कोर्ट ने कोग्निजेंस लिया और उन अधिकारियों के विरुद्ध वो मामले अभी तक आपराधिक न्यायालयों में लंबित हैं। दूसरा, चूंकि मैं ये भी कहूंगा कि हमारी न्यायपालिका जिस न्याय को हम पाना चाहते हैं अभी तक उस दिशा में नहीं है। अभी तो हम पैसे के लेन देन या छोटे छोटे मामलों में उलझे हुए हैं, आपराधिक मामलों में। जिस दिशा में हमारी न्यायपालिका को स्थापित होना चाहिए उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत कम वकीलों को अवसर मिलता है और मुझे भी मिला है, लेकिन कम मिला है लॉ ऑफ टोर्ट्स को यूज करने का। अपकृत्य, जिसे हम कानून के विद्यार्थी के रूप में तो बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में उसकी लीगल रेमेडीज में उसकी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। टोर्ट्स एक्ट क्यों नहीं उनकी सीमाओं को तोड़ते हुए दीवानी न्यायालयों में उन टोर्ट्स के खिलाफ टोर्ट्स एक्ट के तहत मुकदमे दायर किए जाएं, अपकृत्य के आधार पर किए जाएं। मेरे बहुत से मामले ऐसे लंबित हैं जो मैंने इन उपभोक्ताओं की ओर से दायर किए हुए हैं। यह इसलिए जरूरी है, एक बात इसी में और जोड़ दूं, एक उपभोक्ता नीचे से त्रस्त होता है अपने खराब मीटर को बदलाने के लिए और आपके पास मीटर उपलब्ध नहीं है। आप 2-2 साल तक उसका मीटर नहीं बदलते और उसको एवरेज के आधार पर बिल देते रहते हैं। और यदि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राज्य आयोग उसे केवल बिल संशोधित कर दे या क्षतिपूर्ति निगम से दिला दे तो मैं समझता हूं पर्याप्त नहीं है। बहुत से ऐसे निर्णय सामने आए हैं जिसमें उत्तरदायी अधिकारी के वेतन से उस राशि की कटौती की बात है। गैर न्यायिक सदस्य राज्य आयोग के बैठे हैं। जब तक ऐसे निर्णय नहीं आएंगे तब तक अधिकारी अपनी कार्य को संवेदनशीलता से निर्णय नहीं करेंगे। अभी तक तो वह केवल इतना ही समझते हैं कि हमने जैसे पुराना ढांचा चलता था वैसे ही ढांचा चलाना है, अपने काम को पूरा करना है, तनख्वाह लेना है और घर चले जाना है। ये सब बातें, हम व्यवस्था सुधार की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि एकदम सब कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता। जब मंच पर कुछ प्रश्न की बात आई तो मैंने फोटोग्राफ कुछ दिखाए थे आपके समक्ष। हमारे चूंकि आज के वक्त तो हमारे प्राधिकरण और नियामक को चलाने वाले वो सर्वोच्च अधिकारी हैं। वैसे तो आपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में ये फोटोग्राफ्स रोज देखे होंगे, खंभों पर लगे हुए मीटर्स को, नीचे लगे हुए ट्रांसफार्मर्स को। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक मीटर रीडिंग लेने वाला व्यक्ति कैसे निर्धारित कर लेता है कि ये किसका मीटर है, किसके मीटर का तार किसमें जुड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया, उनके जवाब से मैं प्रभावित भी हूं। और यदि मुझे आज समाचार का संपादन करना होता तो आज के कार्यक्रम की मुख्य हेडलाइन ही मैं यही बनाता कि 1 कदम चले हैं 100 कदम चलना है। लेकिन इस कदम की गति तो बढ़ानी पड़ेगी। कब तक ये बात कहते रहेंगे कि 1 कदम चले हैं और 100 कदम चलना है? इसकी शुरुआत क्या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके मीटर लगाने की प्रक्रिया से नहीं होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि हम बहुत पीछे चले गए। आप निगम का जमाना याद कीजिए, जब ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। मैं और लियाकत साहब उस समय के साथी हैं जब राजस्थान के अंदर ये बिजली विभाग का निजीकरण होना था और एक बैठक जयपुर में सभी स्टेट्स की आयोजित हुई थी।
आप उस जमाने को याद कीजिए जब आप केवल मीटर का किराया देते थे। आपके घर एक लोहे के बॉक्स के अंदर बंद होकर मीटर लगता था, आपका मीटर सुरक्षित रहता था, उसके टेम्पर होने की संभावना एक क्षीण रहती थी। और आज तो आपने यूं लटका दिए हैं जैसे उनको फांसी दी हुई हो। ये हम एक कदम आगे बढ़े या पीछे हो गए, ये महत्वपूर्ण विषय है। बहुत आनंद आता यदि बात ये उनके सामने होती जो इसके लिए उत्तरदायी। हम सब लोग तो वो हैं जो आज इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यह सुधार की प्रक्रिया, आप तो शहर की तस्वीर बता रहे हैं, आप ग्रामीणों में देखिए विद्युत कनेक्शन देने के लिए आपके छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिनमें यदि लाइट ट्रिप हो गई तो जो भी ये आपका सिस्टम लगा होता है वो ऑफ हो जाता है। उसके बाद में उसको ऑन करने के लिए कोई नहीं आता और वो जब आप उस संबंधित के पास में फोन करोगे लाइनमैन के पास, वो कहता है सीडी लगाओ और उसको जो ट्रिप हुआ है वो उसको नीचे कर लो। निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर विषय है जिस पर सुधार की आवश्यकता है। यह बात बहुत अच्छी लगती है कि एक विज्ञापन आता है जिसमें कहा जाता है कि विद्युत आपूर्ति की कीमतें हम बढ़ाना चाहते हैं और आप उस पर आपत्तियां दर्ज करवाइए। जोधपुर से लियाकत साहब जाते हैं तो इनके साथ मैं भी जाया करता हूं, मैंने भी पिटीशंस लगाई है। हम तो तकनीकी आदमी है नहीं, साधारण सी भाषा बात करते हैं। लियाकत साहब ने अलग अलग विषयों पे लगाई है। मैं तो इतने सालों से, मुझे 2013 से याद है, 2013 या 12 के अंदर जो हुई उसके बाद में फिर बढ़ी। मैं तो 2 ही लाइन की लगाता हूं कि स्थायी सेवा शुल्क बंद करो और दूसरा ये सारे चार्जेस खत्म कर दो, इनको आप अपने यूनिट में जोड़ दो और हमें तो ये बता दो कि 10 रुपए यूनिट दे रहे हो, 15 रुपए यूनिट दे रहे हो, हम इतना बड़ा बिल नहीं पढ़ना चाहते। हम तो सीधा सा जानना चाहते हैं कि आप सारे चार्ज लगा लो इसमें कि कितने रुपए के हिसाब से आप यूनिट बिजली दे रहे हो। लेकिन पॉजिटिव सुनवाई होने के साथ साथ जब पिछली बार सुनवाई हुई, ये दुखद विषय है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम के रिप्रेजेंट करने वाले अधिकारी भी इस बात को अपोज करते हैं कि विगत वित्तीय वर्ष के अधिकतम स्थायी शुल्क को आगामी बिलों में नहीं लगाया जाए। उसके बाद भी जजमेंट के अंदर वही बात आती है और मैं रिव्यू पिटीशन डालता हूं, रिव्यू पिटीशन के अंदर 10,000 रुपए की फीस मांग ली जाती है। अब एक ही विकल्प है, वो है जो लियाकत साहब उपयोग कर रहे हैं या हम जैसे उपभोक्ता संगठन उपयोग कर रहे हैं कि इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ, एकजुटता के साथ, जागरूकता के साथ, कानून के क्षेत्र में रहकर इसको अपनी बात को जब तक ठोस ढंग से नहीं रखेंगे, मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा, तब तक ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। केवल उपभोक्ता की जागरूकता चाहिए, लेकिन उस उपभोक्ता की जागरूकता को संगठित होने की भी आवश्यकता है। जब तक उपभोक्ता जागरूक और संगठित नहीं होगा, यह प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। हम साफ सुथरी व्यवस्था चाहते हैं। हम ये जो आपकी जो व्यवस्था है इसमें आप परिवर्तन कीजिए, घाटे को उससे पूरा कीजिए, आपकी अव्यवस्थाओं से, हमसे विद्युत की दर बढ़ाकर नहीं कीजिए। अभी हमारे शायद जैन साहब बोल रहे थे, मैंने नोट तो किया है, उन्होंने कहा कि हमारा जो मंशा है या हमारा उद्देश्य है वो गुणवत्तापूर्ण सस्ती विद्युत दरें हैं। मैंने बड़ी उस बात को रेखांकित करके नोट किया है। क्या हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? ये आत्ममंथन का विषय है। मुझे तो सुनवाई में आप अन्यथा नहीं ले, मैं जागरूक कर रहा हूं, निरुत्साहित नहीं कर रहा, इसलिए सामूहिक होने की बात कर रहा हूं। लेकिन सुनवाई में जाने के बाद में ये लगता है कि वो जो तकनीकी आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत करने वाले, एडवोकेसी करने वाले आते हैं, वो किसी सिक यूनिट को लाभ दिलवाने के लिए पिटीशन लगती हैं और उनका निर्धारण होता है। लेकिन मैं ये निराशात्मक भाव से नहीं कह रहा हूं, हमारा काम जारी रहेगा, सतत जारी रहेगा और संगठित होकर जारी रहेगा। अवश्य न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति जोधपुर के द्वारा विद्युत उपभोक्ता अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर जोधपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम के अंश उद्बोधन दिया था उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के अध्यक्ष संजय आर्य ने। उद्बोधन आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार अवश्य दें। संजय आर्य YouTube चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।